हेलो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है उसको आज हम यहाँ पे कैरी आउट करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज है एंशिएंट हिस्ट्री को जब भी आप रीड करते हो तो उसको अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग में क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सब्जेक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है उसी के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि यहाँ पे हम जो सोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम यूपीएससी के पेपर के रिगार्डिंग में जो बुक्स हैं, बुक्स आप देखिए कि एस्पिरेंट के लिए तो जो बुक्स हैं वही एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जहाँ से उसको रीड करना है। तो बुक्स के बारे में लिटिल बिट ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपीएससी का तैयारी करते हो तो आपको बुक्स के बारे में तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से जानकारी होगा कि कौन सा बुक है जहाँ से क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आपको इस तरीके से जानकारी नहीं है, यूपीएससी का आप तैयारी भी करते हो, प्रिपरेशन फेज के अंदर भी हो और एंशिएंट हिस्ट्री है या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप देखिए कि आपको अपना जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चेंज करने का ज़रूरत है। और इस तरीके से अपना जो प्रिपरेशन है उसको आप चेंज कीजिए जिससे कि आपको पता हो इम्पोर्टेंट सोर्सेज के बारे में या किस थीम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए एज ए सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से हम रीड करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री को जब भी आपको अंडरस्टैंड करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि वो जो सोर्सेज हैं जिनको आप यहाँ पे रीड करते हो एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, वो आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी हो सकते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें तो आपको देखिए कि कुछ मटेरियल जो रिमेन्स हैं, जो बचे हुए मटेरियल रिमेन्स हैं जो आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि माउंड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका प्रेजेंस आपको प्रेजेंट समय में एक्सकावेशन का जो एक्टिविटी है उसके थ्रू देखने के लिए मिलेगा। स्टैच्यूज हैं, कोइंस हैं, अलग अलग जो सिविलाइजेशन है उस समय की जो कोइंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि सील भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो एक तो आपको यहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप से देखने के लिए मिलेगा। लिटरेरी सोर्सेज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में जो वैदिक एज है, वैदिक एज के समय में आप देखिए कि जो वेदाज हैं, वेदाज के अलावा में आपको डिफरेंट टाइप के जो उपनिषद हैं, ब्राह्मण्स हैं, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आप देखिए कि आपको लेटर फॉर्म के अंदर में जो हमारे यहाँ पे लिटरेचर का जब डेवलपमेंट होगा, हमारे जो ग्रेट एपिक्स हैं, रामायण है, महाभारत हैं, उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। फिर अगर हम बात करें और भी लेटर फेज के बारे में, तो आपको जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, जो बाहर से जो लोग आए थे इंडिया के अंदर में, जैसे कि हर्षवर्धन के समय में आप देखिए कि हीन श्यांग है जो इंडिया के लिए आए हैं। हीन श्यांग का जो किताब है, सुयुकी नाम का जो किताब है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। उस सुयुकी की बुक के अंदर में काफ़ी कुछ जो उस समय में जो कंटेम्पररी जो सिविलाइजेशन सॉरी जो डायनेस्टीज हुआ करती थी उनके बारे में भी जो मेंशन है वो किया गया है। तो ये एक एज ए इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बुक्स के बारे में, कि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, अपने इनिशियल फेज के अंदर हों, उनको नहीं पता हो किताब के बारे में, तो कुछ बेसिक किताबें हैं उनको ब्रीफली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसको काफ़ी डिटेल के अंदर में डेवलप करना है। आप देखिए कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का जो बैकग्राउंड है उससे अगर आप बिलोंग नहीं करते हो, आपने सोशल साइंस है उसको स्टडी नहीं किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आपका जो 10th के बाद में, तो आपको यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। तो आपको 6th का जो एनसीईआरटी है उसको आपको रीड करना है सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 6th का जो किताब है उसके अंदर में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में मेंशन किया गया है कि इनिशियल फेज के अंदर में जो ह्यूमन बीइंग है एज ए हंटर एंड गैदरर के रूप से हुआ करता था। बाद में अलग अलग सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, विलेज का डेवलपमेंट होगा। आप देखिए कि अलग अलग आपको जनपद का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, फिर महाजनपद बनेंगे, वैदिक एज भी आएगा इसके बिटवीन पार्ट के अंदर में। और उसके बाद में आप देखिए कि आपको अलग अलग जो डायनेस्टीज़ हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं, उनका आपको जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। ये सब आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एंशिएंट हिस्ट्री का वो 6th का बुक के अंदर बताया गया है। 7th का जो किताब है वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में है। हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वो कैसे पावर के अंदर आया, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ उस समय में।
और आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में मुगल एम्पायर है, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट है, इन सभी जो मेडिवल हिस्ट्री के जो डायमेंशन है उनको कवर किया गया है 7th का जो किताब है उसके अंदर में। 8th के अंदर में आप देखिए कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, उसके बारे में बताया गया है। तो 6th का एनसीईआरटी आपको रीड करना है, बेसिक का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके रिगार्डिंग में। बट आपको स्कूल लेवल के ऊपर भी आपको 2 टाइप का जो किताब है वो देखने के लिए मिलती हैं। 10th तक आप देखिए कि बेसिक किताबें होती हैं, उसके बाद में 11th एंड 12th के अंदर में आपको हाई स्टैंडर्ड का जो किताब है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि 11th का जो किताब है, 11th का जो बुक है हिस्ट्री का, उसके अंदर में वर्ल्ड हिस्ट्री को मेंशन किया गया है। और 12th के अंदर में आपको थीम बेस जो कुछ किताबें हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। उसके अंदर जो थीम फर्स्ट है उसको आपको एंशंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से रीड करना है। थीम सेकंड है वो जो मेडिवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग में है, और थीम थर्ड बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का भी किताब है, वो आर्ट एंड कल्चर का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए आर्ट एंड कल्चर को अगर आपको रीड करना है जब टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होगा, और जो हमारा जो लेटर फेज ऑफ एंशंट हिस्ट्री और कम्प्लीटली जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर में आपको जो आर्ट एंड कल्चर है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स आफ्टर द एनसीईआरटी आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो रीड करना है वो रीड करना है किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को। काफ़ी सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो यहाँ पे एस्पिरेंट्स के द्वारा रीड की जाती हैं। आप देखिए कि एक ओल्ड एनसीईआरटी है, आर.एस. शर्मा सर के द्वारा लिखी गई है। तो आर.एस. शर्मा सर का जो बुक है उसको भी रीड करते हैं। कुछ बच्चों के द्वारा तमिलनाडु बोर्ड का जो स्टेट बोर्ड का जो किताब है उसको रीड किया जाता है। और कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पे उपेंद्र सिंह का जो बुक है, उपेंद्र सिंह सर का जो बुक है उसको भी रीड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से इंटरेस्ट है। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल तो नहीं है, उन काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके बाद में आपको इन सब का रीडिंग के बाद में आपको आपके जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लास्ट 20 ईयर्स के अंदर में यूपीएससी के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऑप्शन के अंदर भी अगर कुछ मेंशन है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन का भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम्प्लीटली आपको होना चाहिए। तो इस तरीके से जो PYQ हैं उनको आप अंडरस्टैंड कीजिए, उनको आप समझिए। लास्ट 20 ईयर के जो PYQ हैं, अगर आपको यूपीएससी के जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के जो PYQs हैं उनको अगर आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हो, कम्प्लीटली एनालाइज करते हो, उसके बाद में आप CDS के लास्ट 10 ईयर के जो PYQ हैं उनको भी आप रीड कीजिए, उनको भी आप देखिए कि 2 पेपर कंडक्ट होते हैं CDS के। इसके अलावा CAPF है, उसके भी पेपर्स कंडक्ट होते हैं, तो उसके भी जो PYQ हैं लास्ट 10 ईयर के उनको भी आप अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी आपको काफ़ी सारे जो भी एग्ज़ाम्स यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं तो उनके जो PYQs हैं उनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। किसी भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका आप टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पे लगाते हो तो उसके जो टेस्ट पेपर्स को मार्केट से उठाइए, उनका प्रैक्टिस कीजिए। तो ये काफ़ी कॉमन स्ट्रेटजी है, बुक्स को आपको रीड करना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। कुछ एनसीईआरटी किताब हैं बेसिक्स के अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से, कुछ आपको स्टैंडर्ड बुक हैं वो देखने के लिए मिलता है। उपेंद्र सिंह सर का किताब है, तमिलनाडु है, R.S. शर्मा है, ये सब। तो दिस इज ऑल कंप्लीट अबाउट द बुक सोर्सेज के बारे में। आप देखिए कि इसी तरीके से आपको बेसिक का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है। अब हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसके सोर्सेज के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री को हमने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आपको सोर्सेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यू शुड ट्रेस द सोर्सेज, सोर्स को आपको ट्रेस करना है। सोर्स को ट्रेस करने से आपको क्या जानकारी मिलेगा? ट्रेस एंशिएंट हिस्ट्री ट्रेस्ड थ्रू द सोर्सेज, सोर्स के थ्रू इसको ट्रेस किया जा सकता है। आप देखिए कि आपको जो सोर्सेज हैं उसके पर्सपेक्टिव से क्या जानकारी मिलेगा, उस समय का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगा सोर्स के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप किसी भी समय का आपको सील आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सील्स हैं जो उनको कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप से देखा जाता है। तो किसी भी समय का जो सील है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का आपको एक सील देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर में पशुपति सील है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो पशुपति सील्स यहाँ पे शो करता है कि हो सकता है कि कोई लैंड लॉर्ड का अथॉरिटी हुआ करता हो, उसका जो सील है उसके रूप से उसको वर्शिप किया जाता हो, या क्या यहाँ पे जो टेम्पल है उसका कोई एविडेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में।
तो आप देखिए कि टेम्पल का कोई एविडेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो सील देखने के लिए मिलती है वो मदर गोडेस से पर्सपेक्टिव से है। तो मदर गोडेस का जो सील है वो बेसिकली शो करता है कि यहाँ पे मदर को किस तरीके से वर्शिप किया जाता था। क्या मैट्रीलिनियल सोसाइटी हुआ करती थी उस समय में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। तो इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स एविडेंस हैं, जो जानकारी है वो आपको इस तरीके के सोर्सेज हैं उन्हीं के थ्रू में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री को आप यहाँ पे जो ट्रेस करते हो थ्रू द सोर्सेज के पर्सपेक्टिव से, सोर्सेज से आपको इस तरीके का जो जानकारी है वो यहाँ पे मिलता है। तो सोर्सेज के बारे में बताया गया है कि सोर्सेज कन्फर्म द ओक्यूरेंस ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट है उसका जो ओक्यूरेंस है उसके बारे में यहाँ पे जो कन्फर्म है वो किया जाता है बेसिकली सोर्सेज के बारे में। तो सोर्सेज कन्फर्म द ओक्यूरेंस ऑफ द इवेंट के बारे में ये बताते हैं जानकारी, किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि आप देखिए कि जो सील्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील है उस समय वर्ल्ड का जितना भी कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी हुआ करता था, जो सिविलाइजेशन हुआ करता था, उनके जो बेसिकली वहाँ पे जो चुंगी जो हुआ करती थी, जो उनके गेट्स हुआ करते थे, वो एंट्री का जो पॉइंट है वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील है उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो सील्स हैं अगर उनका प्रेजेंस है डेट मीन्स यहाँ पे दो डिफरेंट सिविलाइजेशन हैं, उनके बीच में कोई ना कनेक्शन है वो ज़रूर से हुआ करता था। उस समय में लोग हो सकता है कि ट्रेड के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए जाते हो और इन सील्स को एज ए यहाँ पे मीडियम के रूप से यूज किया जाता हो पर्सन्स के द्वारा, ट्रेड का जो कंप्लीटली जो यहाँ पे सर्कुलेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आपको इस तरीके से आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री को आपको अंडरस्टैंड करना है तो सोर्सेज के थ्रू में आपको उसको ट्रेस करना है और सोर्सेज के थ्रू में आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है कि कोई भी इवेंट है उसका ओक्यूरेंस है वो वहाँ पे हुआ है। उस इवेंट के साथ में आपको जानकारी मिलती है सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, सील्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि सोसाइटी का कहाँ तक लिंकेज हुआ करता था, सोसाइटी किस तरीके से प्रोस्पेरस है। आपको आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उसी के अंदर में आपको कोइंस हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। आप देखिए कि हम काफ़ी बार रीड करते हैं कोइंस के पर्सपेक्टिव से। अब किसी भी किंगडम के द्वारा अगर यहाँ पे गोल्ड कोइंस है उनको इश्यू किया गया है, डेट मीन्स किंगडम का जो प्रोस्पेरिटी है वो काफ़ी हायर है, किंगडम का जो इकोनॉमी लेवल है वो काफ़ी हायर है। तो ये बेसिकली आपको देखिए कि कोइंस के थ्रू में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी अलग अलग तरीके के जो सोर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो अब उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे रीड करते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री है उसको आप ट्रेस कर सकते हो सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज के थ्रू इस तरीके का जो जानकारी है ओक्यूरेंस ऑफ इवेंट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि आपको यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वो आपको एज ए इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में देखने के लिए मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें, आपको जो लिटरेरी जो सोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप से देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड आप देखिए कि जो फॉरेन टेक्स्ट हैं, जो हमारे यहाँ पे जो फॉरेन ट्रैवलर्स आया करते थे, तो फॉरेन टेक्स्ट हैं वो आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सोर्स है वो देखने के लिए मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। फॉरेन टेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्स के रूप से इसको देखा जाता है कि किसी भी पर्सन के द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया, यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है, सिविलाइजेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ये आपको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो मोस्ट रिलायबल सोर्स है उसके रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि मोस्ट रिलायबल सोर्स है फॉरेन टेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हमने देखा। अब आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के पर्सपेक्टिव से ही अंडरस्टैंड करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के जो रिमेन्स यहाँ पे मिलते हैं, आर्कियोलॉजी के जो रिमेन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, आर्कियोलॉजी के जो रिमेन्स हैं, रिमेन्स का बेसिकली यहाँ पे जो इवेंट के रिगार्डिंग में जो क्रोनोलॉजिकल उनका ओक्यूरेंस कब हुआ उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा डिफरेंट टाइप के जो सोर्स, डिफरेंट टाइप के जो वेज हैं उनके थ्रू में। जैसे आप देखिए कि रेडियो कार्बन, एक आपको रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम है वो देखने के लिए मिलेगा। जो आर्कियोलॉजी के जो सोर्सेज हैं उनका जो क्रोनोलॉजी है उसको अंडरस्टैंडिंग करने के पर्सपेक्टिव से।
पर आर्कोलॉजी के यहाँ पे जो स्टडी रिमेन्स हैं वो क्या हैं, जिनको हम यहाँ पे बेसिकली उनका जो क्रोनोलॉजी है, किस समय उनका ओक्यूरेंस है, उसके बारे में जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको यहाँ पे आर्कोलॉजी के जो मेन सोर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आर्कोलॉजी के जो मेन सोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स माउंट्स। जो माउंट्स हैं वो आपको ये इम्पोर्टेंट सोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो टेराकोटा है, आपको जो टेराकोटा है वो भी आपको एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप से देखने के लिए मिलता है। टेराकोटा के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे स्टैचूज़ हैं, स्टैचूज़ भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है उसके रूप से देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि कोइंस हैं, अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग सिविलाइजेशन के समय के जो कोइंस हैं, आपको लेटर फॉर्म के अंदर में आप देखिए कि कोइंस जो कुषाण रूलर्स हैं उनके द्वारा गोल्ड कॉइन है उनको इशू किया गया था। तो उसके रिगार्डिंग में एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि फर्स्ट कौन से ऐसे रूलर्स हैं जिनके द्वारा गोल्ड कॉइन है उनको इशू किया गया था। तो आर्कोलॉजी के जो सोर्स हैं वो माउंट है, टेराकोटा है, स्टैचू है, कोइंस हैं। कोइंस के अलावा अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि आपको इंस्क्रिप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंस्क्रिप्शन क्या है, किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ लिखा गया है। तो सील जो हैं, जो हमारे सील्स के बारे में हमने रीड किया था अभी रिसेंटली, तो आप देखिए कि जो सील्स हैं वो भी यहाँ पे एक स्मॉल इंस्क्रिप्शन का जो पार्ट है। बट इन सील्स के ऊपर में क्या लिखा गया है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्टोन्स के बारे में भी जानकारी मिलेगा। सील्स के अलावा आप देखिए कि स्टोन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग समय के अलग अलग स्टोन हैं। मोन्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं कि जो मोन्यूमेंट्स हैं अलग अलग समय के, उस समय के जो मोन्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जो मेटेलिक टूल्स हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स मेटेलिक जो टूल्स हैं, आप देखिए कि मेटेलिक जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं एज ए आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन सोर्स का जो डेटिंग है वो फिक्स किया जाता है, इनका जो डेट है उसको फिक्स किया जाता है। रेडियो कार्बन का एक कॉन्सेप्ट है C14। C14 का जो मेथड है जिसको कि हम रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो आप देखिए कि इस रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम के थ्रू में इनका जो डेट है उसको फिक्स किया जाता है, किस समय इनका जो ऑक्यूरेंस है वो हुआ इस रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम के थ्रू में। अब ये जो C14 है, C14 का जो प्रेजेंस है उसके बेसिस पे 5730 के आसपास का जो समय है, C14 का जो प्रेजेंस है, डेट मीन्स यहाँ पे 5730 के आसपास प्लस माइनस 14 का कुछ ईयर है वो जो यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। अभी जो C14 जो कार्बन डेटिंग सिस्टम है, इसी के रिगार्डिंग में ये जो न्यूज़ के अंदर में था मई 2023 के समय में। तो आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि और भी डिफरेंट टाइप का जो डेटिंग सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हम और भी जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनको एनालाइज कर सकें, किस इवेंट के समय उनका ऑक्यूरेंस हुआ, उसी के रिगार्डिंग में डिफरेंट टाइप के जो डेटिंग सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में थे मई 2023 के समय में। तो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि इसका भी कुछ लिमिटेशन है। C14 का कुछ लिमिटेशन है कि इनके द्वारा यहाँ पे जो 6000 के बाद का जो समय है वो नहीं डिटेक्ट किया जा सकता है कि 6000 के बाद का कोई यहाँ पे जो मटेरियल है वो रिमेन्स के रूप से है। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनके बारे में देखा। आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे जो एनालाइज है वो किया जाता है उसके बारे में हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि इन सोर्सेज को बेसिकली किस इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे एनालाइज किया गया कि किस समय उनका ऑक्यूरेंस हुआ करता था। तो 1861 के समय में आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हम यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो 1861 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1861 के अंदर इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट्स? अलेक्जेंडर नाम के पर्सन है, अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा बेसिकली इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया था। लेटर फॉर्म के अंदर ये जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1902 के समय में
जब हमारे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन हुआ करते थे स्टूडेंट्स? वाइसरॉय तो इस समय भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या कैनिंग यहाँ पे वाइसरॉय थे या नहीं थे, ये आपका होमवर्क है। 1861 के समय में जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय हमारे वाइसरॉय कौन हैं? आप देखिए कि 1857 का जो रिवोल्ट है उससे पहले आपको जो गवर्नर जनरल है वो देखने के लिए मिलेगा, बट 1857 के बाद में वाइसरॉय का जो पोस्ट है वो क्रिएट कर दिया गया था। 1902 के समय आप देखिए कि लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, जिनके द्वारा एंटी रिएक्शनरी उनका काफ़ी सारा जो पॉलिसी है वो देखने के लिए मिलेगा। बंगाल का डिवाइड का बात किया गया था। पुलिस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया फ्रेजर का जो लीडरशिप है उसके अंदर में, जिसको फ्रेजर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो भी इस्टेब्लिशमेंट में आता है, तो उनके द्वारा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। आर्कोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है किनके द्वारा में? आपको सर जॉन मार्शल हैं, जो सर जॉन मार्शल हैं, उनके लीडरशिप में आपको जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में है कि किस तरीके से आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आपको मिले हैं। सोर्सेज का जो डेटिंग है उसको एनालाइज किया गया C14 जो रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम है उसके थ्रू में, और उसके बाद में जो इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आए हैं। अब इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट के आने के बाद में आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा कि जिन सब्जेक्ट्स के द्वारा अलग अलग पार्ट है उसका स्टडी किया जाता है। जैसे कि आप देखिए स्ट्रेटिग्राफिक आपको देखने के लिए मिलता है। स्ट्रेटिग्राफी क्या है? जो क्रोनोलॉजिकल स्टडी है, क्रोनोलॉजिकल स्टडी है उसी के बारे में आपको जो स्ट्रेटिग्राफी है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हम यहाँ पे बात करें स्ट्रेटिग्राफी के बारे में। स्ट्रेटिग्राफी का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्ट्रेटिग्राफी क्या है? क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द रिमेन्स के बारे में। अभी ये जो स्ट्रेटिग्राफिक जो सब्जेक्ट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था स्टूडेंट्स? इस सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है इंट्रोड्यूस बाय द मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा आपको जो इंट्रोड्यूस है वो देखने के लिए मिलेगा। आपको किसके थ्रू इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स? मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा। मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा स्ट्रेटिग्राफी का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। बट ये सब्जेक्ट है क्या? क्रोनोलॉजिकल स्टडी जो करना है आर्कोलॉजी के अंदर में, जो क्रोनोलॉजिकल आपको स्टडी करना है उसी के पर्सपेक्टिव से क्रोनोलॉजिकल जो स्टडी आपको कैरी आउट करना है किसी भी रिमेन्स के बारे में, तो उसी को यहाँ स्ट्रेटिग्राफी का जो नाम है वो दिया गया है। मोर्टिमर व्हीलर नाम के वो पर्सन है जिनके द्वारा इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि डिगिंग का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट किया गया, जिसको कि हम एक्सकावेशन के नाम से जानते हैं। एक्सकावेशन है उसको यहाँ पे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में आप देखिए कि हड़प्पन का जो एक्सकावेशन हुआ था वो इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पे रेलवे लाइन बनाना था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा, और रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन के दौरान में वहाँ पे जब एक्सकावेशन डिगिंग का प्रोसेस को कैरी आउट किया गया तो काफ़ी कुछ एविडेंस है वो वहाँ पे मिले हैं। तो आप देखिए कि एक आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको एक्सकावेशन का जो सब्जेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। एक्सकावेशन का जो सब्जेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सकावेशन के सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मेन प्रोसेस यही है कि जो होल्ड हैबिटेशन है उनको लाइमलाइट के अंदर में लेके आना है। डिगिंग करना है माउंट्स के बारे में, डिगिंग यहाँ पे कैरी आउट करना है माउंट्स के बारे में कि जो माउंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिगिंग करना है, और ओल्ड हैबिटेशन जो हैं ओल्ड हैबिटेशन को इनटू द लाइमलाइट के अंदर में लेके आना है। ओल्ड हैबिटेशन के बारे में जानकारी करना है, किस तरीके से वहाँ पे सोशियो कंडीशंस हुआ करती थी, सोसाइटी किस तरीके से था, क्या सिटाडल जो हुआ करता था उसका कोई प्रोसेस तो नहीं है, क्या अमीर लोग हैं या कैपिटलिस्ट लोग हैं या रूलर जो क्लास है उसका जो डोमिनेशन वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सिटाडल के ऊपर में। लोअर पार्ट जो है क्या वहाँ पे जो लेबर कम्युनिटी के जो लोग हैं नॉर्मल जो मिडिल क्लास पर्सनस वो रहा करते थे। तो ये कम्प्लीटली जो एक्सकावेशन प्रोसेस है उसी के थ्रू आपको जानकारी मिलेगा। स्ट्रेटोग्राफी के थ्रू जो क्रोनोलॉजी है उसका अंडरस्टैंडिंग किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है
एपिग्राफी के बारे में। अब ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एपिग्राफी क्या है, एपिग्राफी के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, सील एक सबसे छोटा इंस्क्रिप्शन है, हार्ड सरफेस के ऊपर आपने कुछ लिख दिया है जो लंबे समय तक सर्वाइव करता है यहाँ पे। तो आप देखिए कि एपिग्राफी आपको स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एपिग्राफी के अंदर में स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है उसको बेसिकली कैरी आउट किया जाता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को एपिग्राफी के थ्रू में। आप देखिए कि सील सबसे छोटा एक इंस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, बट सील के ऊपर में बेसिकली क्या लिखा गया है उसके बारे में अभी तक उसको डेसिफर है वो नहीं किया गया है। सील के ऊपर किस लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, उसके बारे में अभी आपको जो जानकारी है वो नहीं देखने के लिए मिलती है। अभी किसी के द्वारा भी उसको जो डेसिफर है वो नहीं किया गया है। एक आपको यहाँ पे जो पैलियोग्राफी है वो देखने के लिए मिलेगा कि ओल्ड जो राइटिंग्स जो हुआ करती थी, जो इंस्क्रिप्शंस के अंदर में यूज किया करते थे, उस राइटिंग का यहाँ पे जो स्टडी को कैरी आउट किया जाता है वो आपको यहाँ पे पैलियोग्राफी के थ्रू में देखने के लिए मिलेगा। आपको देखिए कि पैलियोग्राफी के थ्रू आपको ये जो है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग, स्टडी ऑफ ओल्ड जो राइटिंग है उनके बारे में। या इसके अलावा आप देखिए कि जो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो राइटिंग यूज की जाती थी, जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके ऊपर में जो राइटिंग यूज की जाती थी उसके रिगार्डिंग में आपको जो स्टडी है उसको पैलियोग्राफी का जो नाम है वो दिया गया है। एपिग्राफी क्या है, इंस्क्रिप्शन को यहाँ पे स्टडी करना है, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो लिखा गया है उसके बारे में जो रीड करना है वो पैलियोग्राफी है। एक्सकावेशन का वो प्रोसेस है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग जो हैबिटेशंस हैं उनको लाइमलाइट के अंदर में लेके आना है। स्ट्रेटिग्राफी क्या है, मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमारे जो एविडेंस जो मिले हैं उनका क्रोनोलॉजिकल स्टडी करना है। अब ये जो अलग अलग ब्रांचेज हैं इनको कहाँ स्टडी किया जाता था, ये जो दो इंस्टीट्यूशन हैं जो बनाए गए थे 1861 में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और 1902 के समय में आपको उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलेगा सर जॉन मार्शल की लीडरशिप के अंदर में। आपको यहाँ पे एक एशियाटिक सोसाइटी के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि 1784 के समय में आपको एक एशियाटिक सोसाइटी है, आप देखिए कि एशियाटिक सोसाइटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो एशियाटिक सोसाइटी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और हमारे जो द्वारका नाथ टैगोर हैं उनको कि 1828 के समय में इस सोसाइटी के अंदर में शामिल किया गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी का भी मेन वर्क यही था, हमारे जो हिस्ट्री का जो एविडेंस है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। कुछ उनके पर्सनल भी बेनिफिट हुआ करते थे, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके कुछ पर्सनल बेनिफिट हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे C14 के बेसिस पे एनालाइज किया जाता था, ये हमने अलग अलग बेसिकली उनके बारे में यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के ही बारे में, तो आप देखिए कि हमने स्टडी के बारे में देखा, अलग अलग स्टडी के बारे में। अगर हम बात करें आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के बारे में ही, तो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के अंदर में आपको जो सील्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, सील्स का जो स्टडी है वो कैरी आउट किया गया है। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको जो हड़प्पा का जो सील्स हैं, सील्स ऑफ हड़प्पा है, सील्स ऑफ हड़प्पा एक अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि नोट डेसिफर्ड, अभी तक इसका जो लैंग्वेज है वो क्या है उसको डेसिफर्ड है वो नहीं किया गया है, इसको बेसिकली यहाँ पे नहीं बताया गया है। अर्लीस्ट एविडेंस है यहाँ पे इंस्क्रिप्शन का, एक अर्लीस्ट एविडेंस है। ओल्डेस्ट जो डेसिफर जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे जो पहला यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उसको डेसिफर किया गया है वो अशोका से बिलोंग करता है। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसको डेसिफर किया गया है, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन हुआ करता था उसको बेसिकली यहाँ पे डेसिफर किया गया है। अशोका के इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किनके द्वारा किया गया उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 3rd सेंचुरी BC के समय ये बिलोंग किया करता है, 3rd सेंचुरी BC के समय ये बिलोंग करता है। और आप देखिए कि जेम्स प्रिंसेप नाम के वो पर्सन हुआ करते थे, काफ़ी बार आपसे UPSC के अंदर में या अलग अलग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा कि किन के द्वारा बेसिकली जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है उसको डेसिफर किया गया। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनको यहाँ पे डेसिफर किया गया है, अशोका के इंस्क्रिप्शन को उनके द्वारा बताया गया कि जो ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है, जो
आपको जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो देखने के लिए मिलती है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है अशोका के इंस्क्रिप्शन के ऊपर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है 1837 के समय इनका द्वारा जो डेसिफर है वो किया गया है इस अशोका के इंस्क्रिप्शन को। आप देखिए कि यहाँ पे जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है उनके ऊपर में आपको जो प्रकृत लैंग्वेज है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए लैंग्वेज के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है कि कौन सा जो लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता था। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं, अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके अंदर में आपको जो लैंग्वेज जो देखने के लिए मिलेगा वो प्राकृत जो लैंग्वेज है, प्राकृत जो लैंग्वेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 3rd सेंचुरी बीसी तक इसको यूज किया जाता था, 3rd सेंचुरी बीसी का जो समय है उस समय तक इसको यूज किया जाता था। बाद में आपको जो संस्कृत का जो अडोप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा, बाद में आपको यहाँ पे संस्कृत का जो अडोप्शन है, संस्कृत को अडोप्ट किया गया उसको आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारा थ्योरीज है उनको हम रीड करेंगे जब कम्प्लीटली एंशियंट हिस्ट्री को चैप्टर बाय चैप्टर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि 2nd सेंचुरी एडी का जो समय है, 2nd सेंचुरी एडी का जो समय है उस समय में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो यहाँ पे संस्कृत है उसको अडोप्ट किया गया। आप देखिए कि इसके अलावा 9th सेंचुरी के अंदर में आपको जो रीजनल लैंग्वेज हैं, जो रीजनल लैंग्वेज है उनका जो आपको प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। रीजनल लैंग्वेजेज हैं वो 9th सेंचुरी के समय में बेसिकली उनका जो यूज है वो किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक आपको रुद्रदमन नाम के जो पर्सन हुआ करते थे, रुद्रदमन नाम के जो पर्सन है, रुद्रदमन कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, साका रूलर हुआ करते थे वेस्टर्न क्षत्रपा से। तो रुद्रदमन का जो इंस्क्रिप्शन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, रुद्रदमन का जो इंस्क्रिप्शन है, रुद्रदमन का जो इंस्क्रिप्शन है आप देखिए कि इसको भी डेसिफर किया गया है। अब ये कौन है रुद्रदमन, पहले इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। रुद्रदमन बेसिकली आप देखिए कि वेस्टर्न जो क्षत्रपा हुआ करते थे, जो वेस्टर्न क्षत्रपा हुआ करते थे उनके ये पर्सन हैं, साका रूलर हैं, साका रूलर आपको देखने के लिए मिलेंगे, साका रूलर हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इनके द्वारा जो सातवाहना डायनेस्टी है उसको डिफीट किया गया था। आप देखिए कि जब भी हम सातवाहना डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको एक मैट्रीलिनियल सोसाइटी है वो देखने के लिए मिलेगा, सातवाहना, डिफीटेड द सातवाहना, सातवाहना को यहाँ पे डिफीटेड किया गया था। आप देखिए कि सातवाहना नाम का जो सोसाइटी है उसका प्रेजेंस आपको अमरावती के रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है। वाइट मार्बल्स इनके द्वारा काफ़ी बार यूज किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सातवाहनाज के बारे में तो सातवाहना आपको यहाँ पे मदर का जो नेम है वो इनके द्वारा यूज किया गया, सातवाहनाज के द्वारा जो मदर है उसका नेम है वो यूज किया गया, जिसके अंदर में आप देखिए गौतमी गौतमी पुत्रा सतकर्णी हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके जो अलग अलग जो रूलर्स हैं, हाला नाम के भी एक रूलर हुआ करते थे इस सातवाहना डायनेस्टी से ही रिलेटेड। तो ये सातवाहना है उसको ये डिफीट करते हैं, रुद्रदमन है। तो रुद्रदमन का एक इंस्क्रिप्शन है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जूनागढ़ के अंदर में, जूनागढ़ का जो इलाका है वहाँ पे इसका जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि रुद्रदमन का जो जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है ये सही से नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, जो रुद्रदमन का जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको जो काव्य फॉर्म है, काव्य फॉर्म के अंदर में आपको जो राइटिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे लार्जेस्ट एक फर्स्ट लार्जेस्ट ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे संस्कृत को अडॉप्ट किया गया है, साका रूलर हैं, वेस्टर्न क्षत्रपा हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा काव्य फॉर्म के अंदर में जो संस्कृत है उसको यूज किया गया है रुद्रदमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर में। साका रूलर हैं, वेस्टर्न क्षत्रप से बिलोंग करते हैं और आप देखिए कि सातवाहना को इनके द्वारा
डिफीट है वो किया गया था, सातवाहना को जो डिफीट है वो किया गया था किसके द्वारा, रुद्रदमन के द्वारा। तो ये बेसिकली यहाँ पे हुआ। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने रीड किया। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोइंस के बारे में, तो कोइंस भी आपको एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप से देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि कोइंस के थ्रू में काफ़ी कुछ जो जानकारी है वो मिलती है, किस सोसाइटी के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, कौन सा डायनेस्टी के द्वारा, उनका कंडीशन कैसा हुआ करता था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरीके से हुआ करता था, क्या गोल्ड कॉइन इश्यू किए गए हैं उनके द्वारा, तो गोल्ड कॉइन वहाँ का इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बताता है। आप देखिए कि कोइंस का जो स्टडी है, कोइंस का जो स्टडी को कैरी आउट किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूमिस्मेटिक के नाम से। आप किसके नाम से जानोगे स्टूडेंट्स इसको, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से इसको जानते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक का जो बेसिकली ब्रांच है उसके अंदर में कोइंस का जो स्टडी है उसको कैरी आउट किया जाता है। मौर्यन डायनेस्टी जो हुआ करती थी उनके अंदर में आपको जो पिकॉक है उसको एज ए सिंबल के रूप से यूज किया गया है। क्रिसेंट का भी यहाँ पे यूज आपको देखने के लिए मिलता है मौर्यन डायनेस्टी के अंदर में। इंडो ग्रीक ऐसे रूलर्स हैं, इंडो ग्रीक नाम के जो रूलर्स हैं वो लेटर फॉर्म के अंदर में आएंगे। तो आप देखिए कि जो इंडो ग्रीक हैं उनके द्वारा, जो हमारे इंडो ग्रीक हैं उनके द्वारा बेसिकली किंग को एट्रीब्यूट करते हुए, किंग को डेडिकेट करते हुए कुछ कॉइन्स उनको इशू किया गया था। किंग को एट्रीब्यूट करते हुए कुछ यहाँ पे जो कॉइन्स हैं उनको इशू किया गया इंडो ग्रीक्स के द्वारा। कुषाण जो बेसिकली जो रूलर्स हैं, कुषाणाज जो रूलर्स हैं, आप देखिए कि कुषाणाज के अंदर में बेसिकली यहाँ पे आपको जो गोल्ड कॉइन है, कुषाणाज के अंदर में आपको जो गोल्ड कॉइन है वो देखने के लिए मिलता है। तो गोल्ड कॉइन इश्यू किया गया था कुषाणाज के द्वारा में। सातवाहना के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए कि वहाँ पे शिप का यूज है वो दिखाया गया है सातवाहना डायनेस्टी के द्वारा। सातवाहना जो डायनेस्टी हुआ करती थी उनके द्वारा जो शिप है उसका यूज दिखाया गया है कॉइन के ऊपर में। डेट मीन्स उनका जो नेवी है वो हुआ करता था, उनके द्वारा समुद्र ओशियन को क्रॉस किया जाता था। तो ये सब आपको जो जानकारी है वो कॉइन्स के थ्रू में मिलेगा। तो ये कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनके बारे में हमने देखा। सील्स के बारे में हमने देखा, पशुपति का सील है, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, क्या उनके ऊपर लिखा गया है उसके बारे में डेसिफर नॉलेज है वो नहीं मिलता है। फर्स्ट जिसको डेसिफर किया गया वो अशोका का इंस्क्रिप्शन है। अशोका के इंस्क्रिप्शन के अंदर में आपको जानकारी मिलेगा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा उसको इंस्क्रिप्शन को बेसिकली डेसिफर किया गया था 1837 के समय में। ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है उसका यूज आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिकली हमारा जो आज का जो बेसिकली आप देखिए आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया है। अब हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में देखा है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम यहाँ पे रीड करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम रीड करेंगे यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रीड करेंगे फॉरेन टेक्स्ट के बारे में भी वहीं पे ही रीड करेंगे, क्योंकि लेक्चर है आप देखिए कि यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा और इस इतना जो बच्चा हैं वो रिटेन नहीं करते हैं, रिटेंशन नहीं देखने के लिए मिलता है उनका लेक्चर के पर्सपेक्टिव से। तो नेक्स्ट में हम यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा जो लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता था उस समय में। जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि एंशिएंट समय में काफ़ी सारी जो लैंग्वेज है उसका यूज आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि एंशिएंट समय में आपको संस्कृत है, पाली है, संस्कृत और पाली है उसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। संस्कृत है, संस्कृत के अलावा आप देखिए कि पाली है, पाली के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा उस समय में जो प्राकृत लैंग्वेज है, जो प्राकृत लैंग्वेज है उसका भी यूज किया जाता था, प्राकृत लैंग्वेज का भी यूज किया जाता था। इसके अलावा तमिल है, तेलुगु है, क्योंकि हमने देखा कि 9th सेंचुरी के समय में, 9th सेंचुरी का वो समय है जब रीजनल लैंग्वेज है उसका भी यूज आपको किया जाएगा। वैदिक लिटरेचर देखेंगे, एपिक्स है, पुराण्स हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैना के जो लिटरेचर हैं जिनको आगम्स के नाम से हम जानते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आप देखिए कि हम क्या क्या रीड करने वाले हैं। वैदिक लिटरेचर के बारे में हम रीड करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। उसके बाद में हम देखने वाले हैं एपिक्स के बारे में, जो रामायण एंड महाभारत हैं, हमारे जो एपिक्स हैं, जय संहिता के नाम से भी हम उनको जानते हैं। 18 हमारे जो पुरानाज होते हैं, 18 जो हमारे पुरानाज हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। और पुरानाज के बारे में आप देखिए कि हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनके बारे में भी देखेंगे, जो डिफरेंट आपको जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं
जो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैना का जो लिटरेचर है जिनको कि हम आगम्स के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा आप देखिए कि संगम लिटरेचर के बारे में भी हम रीड करेंगे। संगम लिटरेचर क्या है स्टूडेंट? संगम लिटरेचर आपको अलग अलग देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि कोवलन का जो लव के रिगार्डिंग में एक आपको लिटरेचर का जो शिलापादिक्रम नाम का जो किताब है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि थिरुकुरल का जो किताब है, थिरुवल्लुवर का जो किताब है थिरुकुरल, उसके अंदर में आपको डिफरेंट टाइप का जो जानकारी है, एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में जो जानकारी है वो भी आपको इसी संगम एज के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो लिटरेरी सोर्सेज एंड फॉरेन टेक्स्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में हमने देखा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।